तो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट होती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, और इसका हम पेपर नंबर करेंगे 212 जीके। तो जीके का पोर्शन है हमारा, हम ऑलरेडी जीके पढ़ रहे हैं। आ गया जी फर्स्ट, मुस्लिम गवर्नर ऑफ स्पेन वाज। तो स्पेन का जो पहला मुस्लिम गवर्नर होता है उसको कहते हैं अब्दुल अल अजीज़ इब्ने मूसा इब्ने नसूर। अच्छा, जब उमैया ख़ानदान 750 में यहाँ तक रहते हैं, तो ये स्पेन पे अटैक करते हैं 711 में। आप लिखोगे 711 अटैक्ड या इन्वेड, अटैक नहीं इन्वेड, इन्वेड करते हैं स्पेन को 711 में। इन्वेडेड स्पेन 711। इसको नीचे रख के आप इधर आए। इन्वेडेड स्पेन 711 को उन्होंने इन्वेड किया था। 711 750 तक टेन्योर रहता है ना। तो उमैया के दौरे हुकूमत में 711 में वो स्पेन को इन्वेड करते हैं और वहाँ पे अंदलुस में या वो गवर्नमेंट बनाते हैं। और उमैया के दौरे हुकूमत में 712 में सिंध में आ जाते हैं ना। तो ये जो तारिक बिन ज़ियाद है, इनके साथ लिखो बर्बर ट्राइब। तारिक बिन ज़ियाद के साथ लिखो बर्बर। ये बर्बर ट्राइब होते हैं नॉर्थ अफ्रीका में। ये भी सवाल आता है कि बर्बर ट्राइब कहाँ के हैं, तो वो नॉर्थ अफ्रीका में। BER बर्बर, बर्बर ट्राइब ये नॉर्थ अफ्रीका में होते हैं और ये स्पेन में। नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन, बर्बर ट्राइब होते हैं जी नॉर्थ अफ्रीका में और स्पेन में। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में और स्पेन में होते हैं बर्बर ट्राइब। 212 पेपर नंबर है जी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का। अब मैंने इसमें आपको बताया कि ये अंदलुस में भी गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो 711 में वहाँ पे अटैक करते हैं, ये स्पेन जो होता है। ठीक है, और 712 में ये मोहम्मद बिन कासिम इधर आ जाता है। वलीद वन बेसिकली इनको वहाँ पे सेंड करता है। और बर्बर ट्राइब से तारिक बिन ज़ियाद जो हैं, ये बर्बर ट्राइब है। और बर्बर ट्राइब नॉर्थ अफ्रीका में है। ये जो मोरक्को है, अल्जीरिया है, और ये वाले जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे बर्बर ट्राइब होते हैं। तो ये बड़े लड़ाकू होते हैं। तो इनको बर्बर ट्राइब को इनको उधर अंदलुस फतह करने के लिए, जो एक शेर है ना कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये जो तारिक बिन ज़ियाद होते हैं, ये आगे आता है बहरे ओकियानूस, सॉरी बहरे काहिल, अटलांटिक ओशन, जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आती है। तो ये जिब्राल्टर बेसिकली तारिक बिन ज़ियाद के नेम पे है। वो जो स्ट्रेट है जो कि सेपरेट करती है अफ्रीका और यूरोप को। ठीक है, तो ज्योग्राफी में इंशाल्लाह ये इस स्टेट के बारे में बताऊंगा। तो ये तारिक बिन ज़ियाद के बारे में ये बात होती है। रशियन स्पेस एजेंसी, तो उसका नाम है जी रॉस कॉस्मोस। क्या है? रॉस कॉस्मोस। ठीक है, अब ये कब बनती है जी? 1990 1992 में। 1992 में। एक और सवाल आता है कि नासा, NASA, नासा 1958 में। नासा कब बनती है? 1958 में NASA। इसके बाद आ जाती है सुपार्को। सुपार्को पाकिस्तान की जो है वो सुपार्को, SUPARCO। तो पाकिस्तान की सुपार्को है, ये कब बनी है? 1961 में। इसी तरह इंडिया की है इसरो, ISRO। अब मैंने आपको 3-4 लिखवा दिए ताकि हमें याद रहे। इसरो 1969 में। रशियन की है रॉसकॉस्मोस 1992, नासा 1958 और स्पार्को 1961 में, और इसरो गुड, गुड हो गया, लिखते जाएंगे। फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी ऑगस्टाइन, ऑगस्ते कॉम्ते को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। ठीक है, और इब्न खुल्दून को भी कहा जाता है। अगर मुस्लिम की बात की जाए या मुस्लिम साइंटिस्ट की बात की जाए तो वो है जी इब्न खुल्दून।
इन्होंने भी सोशियोलॉजी के ऊपर बड़ा काम किया, इब्ने खुल्दून उसको कहते हैं, ठीक है, इब्ने खुल्दून, क्या कहते हैं जी, इब्ने खुल्दून। ओके, आ गया जी। तुराबियन मैनुअल डील्स विद अ मैनुअल फॉर राइटर्स ऑफ रिसर्च पेपर्स, बस इसका काम ये करता है, इसमें और कुछ लिखने वाली बात नहीं है। शेन वॉर्न एंड डाइड इन थाईलैंड ऑन 4/3/2022 को। तो ये ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी क्रिकेटर है। शेन वॉर्न जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्या है, लेजेंडरी क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलियन। अब थोड़ा सा इधर हो जाए, ये थोड़ी सी ये शेयर को, ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी क्रिकेटर है जी शेन वॉर्न, ठीक है। ये बेसिकली बॉलर होता है, लेग स्पिनर होता है शेन वॉर्न ना, लेग स्पिनर है, ये बॉलर है, ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी क्रिकेटर, ठीक है। अच्छा जी, आगे है आरसीडी। आरसीडी remained functional from 1964 to 1971. It was the successor of which organization? ECO, ठीक है। ECO से पहले बनती है आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। तो ये 3 कंट्रीज बनाती हैं, सुन लें आप, इसमें आपका टर्की है, ईरान है और पाकिस्तान है। तो इसका हेडक्वार्टर भी तेहरान में होता है। फिर ये आगे सक्सीड करके ECO बन जाती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल, और ये बनती है जी 1985 में। ECO के साथ आप लिखोगे 1985 ECO। हेडक्वार्टर HQ लिखोगे तेहरान, HQ तेहरान, और 10 मेंबर। ECO क्या है, तेहरान में हेडक्वार्टर है, ये हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं हम ना, और 1985 में, और 10 मेंबर है, HQ है तेहरान में। इसी तरह आपके पास आसियान है, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये है जनाब 1967 में, नहीं कैमरा बंद करो, 1967 ये है जी 1967 में, इधर भेजी थी मेरे को, ऐसे आने को, 1967 में है जी आसियान, 1967। इसके मेंबर हैं 11, और इसका HQ कहाँ पे है, बस ये जगह है तो लिख लो, सुनना है तो सुन लो, ताकि हमारी ये रिपीट हो जाएगी ना। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनी है, 2001 में, अब आप लिख दोगे 2001 बस। सार्क का हमें पता है 1985 में बनी, ठीक है। ECO 1985, 10 मेंबर, हेडक्वार्टर तेहरान। आसियान 1967, 11 मेंबर, हेडक्वार्टर जकार्ता। SCO 2001 में बनी है, और सार्क ये बनी है 1985 में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको रिपीट करेंगे, जो नोट्स मैंने जीके के शेयर किए हुए हैं उसके ऊपर मैंने इनके ऊपर बात की है। जब आप जितने भी पास पेपर्स पढ़ोगे ना, आपको 90% ऑर्गेनाइजेशन वो लगेंगी जो पेपर्स में मैंने लिखी हुई, ठीक। तो बात करने का मकसद है कि आपने पहले वो 90 करना है, जब वो 90 क्लियर हो जाएगा देन हम इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, देन हम इसको एक्सपैंड करेंगे। इधर उधर हो जाओ, एक उधर हो जाए, रश पे आ गए, खैर कोई नहीं, तुझे नहीं डरना, वुमेन आर भारी होती हैं, गुड। अच्छा, आगे है जी, विच सिटी इज वाइडली रिगार्डेड एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो किसको कहा जाता है, न्यूयॉर्क को। क्यों कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो दुनिया की लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो न्यूयॉर्क में। अगर हम देखते हैं तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद जो मेन आपके बैंक्स हैं जो पूरी दुनिया की फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं, दे आर लोकेटेड इन वाशिंगटन। वो तो वाशिंगटन में लोकेटेड है,
लेकिन जो है वो आपका न्यूयॉर्क किस वजह से है, क्योंकि आपकी स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। अभी आप न्यूयॉर्क के साथ लिखोगे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, तो जो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो भी इस दुनिया में न्यूयॉर्क में लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड। 212 पेपर है, आप निकाल लो 212 पेपर। लेट ना हुआ करें यार। आगे है हमारे पास ज्यूरिक। ज्यूरिक जो है ना ये फीफा का HQ है। रश पे आ गया आजकल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा रास्ता दो भाई, गलत बैठ गए आप। आ जाए आ जाए, आप लेट हो गए। इधर आओ, गर्मी का पता लग गया। ज्यूरिक फीफा का, आप लिखोगे फीफा HQ, फीफा HQ, ठीक है सर जी। उसे 7 नंबर सवाल कर दो ना, लिखिए है ज्यूरिक, उथे ही रहना है। जिले अगला सवाल आखेंगे वो अगला सवाल है, परेशान नहीं होना। ज्यूरिक फीफा का हेडक्वार्टर है। अच्छा फ्रैंकफर्ट जो है ना, फ्रैंकफर्ट ये आपका जो यूरोपियन यूनियन है उसका फाइनेंशियल कैपिटल है। इसको कहते हैं EU फाइनेंशियल कैपिटल, यूरोपियन यूनियन। फ्रैंकफर्ट ये बेसिकली जर्मनी में है, और आप इसके साथ लिखोगे EU फाइनेंशियल कैपिटल, यूरोपियन यूनियन का फाइनेंशियल कैपिटल है फ्रैंकफर्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क को फाइनेंशियल कैपिटल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो न्यूयॉर्क में, एक चीज़। ज्यूरिक जो है वो हेडक्वार्टर है फीफा का, ठीक है। उसके बाद लंदन बाद में आ गया। फ्रैंकफर्ट यूरोपियन बैंक है, जो यूरोपियन बैंक कह लें या यूरोपियन फाइनेंशियल कैपिटल कह लें, जो आपकी यूरोपियन यूनियन है, तो वो आपका फ्रैंकफर्ट में। ओके चलो, बहुत है, अभी समझ आ रही है? लिखी रखना है, घबराना नहीं। आगे क्या है जी? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स ने, हमने एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक कहते हैं दास कैपिटल, और एक कहते हैं क्लास स्ट्रगल, और एक होती है सरप्लस वैल्यू। ये ना मैं आपको फिलोसफीज पढ़ाऊंगा, ये कार्ल मार्क्स क्या कहता है, थॉमस हॉब्स क्या कहता है, ठीक है, और उसके बाद ये अरिस्टोटल क्या करता है। तो इनके ऊपर हम काम करेंगे, या मैं इनके ऊपर ना अब जो पॉलिटिकल फिलोसफीज है ना इनकी भी वीडियोस बनाना शुरू कर देता हूँ, ताकि वो आपको पता चलता रहे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होती है, मोनार्क क्या करते हैं। तो ये जो टर्म्स होती है ना, क्योंकि एक क्लास में हम सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते, तो आपको भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, मुझे भी, ठीक है। जिस तरह मैं जीके की बना रहा हूँ इस तरह इनकी कॉन्सेप्ट्स भी बनाते हैं, हाँ? दास कैपिटल, आगे सरप्लस वैल्यू और क्लास स्ट्रगल। हाँ जी मैं बता रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ। मुझे मैसेज टेक्स्ट करेंगे आप, आपकी आवाज़ नहीं आएगी सादी, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आएगी, ठीक है। एक ऑनलाइन में भी सादी बड़ी एक्टिव है। अच्छा आप टेक्स्ट कर दें। बुक्स का नाम है जी दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया। एक कॉन्सेप्ट है इनका क्लास स्ट्रगल और सरप्लस वैल्यू का। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है क्लास स्ट्रगल का? वो ये कहते हैं कि दुनिया जो है वो डिवाइडेड है 2 क्लासेस में, प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुइस। कि जो काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, और जो पैसा कमाते हैं, जो फाइनेंसर हैं या बिजनेसमैन हैं, इनमें डिवाइडेड है। तो दैट इज़ क्लास स्ट्रगल। वो शुरू से यही बताता है, वो कहता है कि दुनिया चलती है इस काम पे। एक बात, दूसरा बात जो अब सरप्लस वैल्यू, वो ये कहता है कि जो असल में काम करता है वो करता है मजदूर, ठीक है। अब किसान या जो सारी चीज़ें बनाता है, लेकिन जो पैसा कमा जाता है वो बिजनेसमैन ले जाता है। तो दैट इज़ सरप्लस वैल्यू। इसमें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह क्या होता है, बस थोड़ा सा हल्का हल्का। तो इसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया था और दास कैपिटल। आगे रशियन रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय, तो किसने बनाई थी ये? लेनिन ने, व्लादिमीर लेनिन ने। अब लेनिन, इसके साथ आप लिखोगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USSR, मतलब सोवियत यूनियन। वो मैं जरा गड़ जाए थोड़ा जी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USSR। अच्छा मेरा इतना इंटरेस्ट है इन चीज़ों पे कि आप देखेंगे कि जितना थोड़ा टाइम गुजरेगा मेरी एनर्जी बूस्ट करेगी बजाय कि लो होने की। तो आप भी इस तरह इंटरेस्ट लिया करें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है।
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। अब रशियन रेवोल्यूशनरी जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसका ये लीडर होता है और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी है यूएसएसआर का, ठीक है। अब एक और रेवोल्यूशन आती है जो रशिया में बात करते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। आप लिखोगे बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में, तो 1917 में ही आती है बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है जी। स्पेलिंग अपने अपने, स्पेलिंग अपने अपने, BOLSHVI के पास। बुल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में। अच्छा रईस 212 पेपर है यार 2025 के पेपर्स का, अगर आपके पास है तो आप निकाल लो, नहीं तो चुप करके अब देखते जाओ क्या खेल खेल रहे हैं। उसके बाद है जी हमारे पास, और कोई भी बात पूछनी हो तो आप टेक्स्ट करेंगे, आपकी आवाज़ मुझे किसी की भी नहीं आएगी। अच्छा अब यूएसएसआर के बारे में सवाल आता है कि 1992 में बनी है, 1922 में बनी है और 1991 में, 1917 1917, ये तो मैंने लिखवाया हुआ भी है, 1917 है, 70 नहीं। तो यूएसएसआर बनती है 1922 से लेकर 1991 तक, 1922 से 1991 तक। तो आप यूएसएसआर के साथ ये लिखेंगे, ठीक है। आगे आगे है जी, व्हाट रेशियो ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व इज फाउंड इन द आर्कटिक रीजन में, तो 13%। कितने जी? 13%। अच्छा आर्कटिक रीजन मैंने आपको बताया था ये किस जगह पे है, ये नॉर्थ पोल पे है। आप साथ लिखोगे नॉर्थ पोल, ठीक है। ज्योग्राफी नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, उससे पहले मैं एक ना वीडियो बनाऊंगा वो 20 मिनट की, जिसमें मैं ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, मैप खोल के ना, फिर आसानी रहेगी, ठीक है। नॉर्थ पोल में है, आप साथ लिखो नीचे करके एंटार्कटिक, साउथ पोल। एंटार्कटिका जो है वो हमारा वो साउथ पोल पे है, वो कहाँ पे है, वो साउथ पोल में, और आर्कटिक कहाँ पे है, नॉर्थ पोल में, ठीक है। अब नॉर्थ इसी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला हिस्सा होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला हिस्सा होता है। इन दोनों को जो डिवाइड करता है आपस में, दैट इज इक्वेटर, उसको लैटिट्यूड कहा जाता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, बस सुनना था इसको, ठीक हो गया। आगे है जी हमारे पास 212 पेपर था जी। आगे है, इन विच ईयर डिड फ्रांस विन द फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कब किया जी, 1998 में। अच्छा 1998 में ये जीता है। अब सेकंड दफ़ा कब जीता है, 2018 में सेकंड टाइम जीता था, जो कि रशिया में ये फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था। आप लिखोगे सेकंड 2018। अच्छा अब एक सवाल आता है कि मोस्ट किसके पास है, तो आप लिखोगे ब्राज़ील 5 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, ब्राज़ील के पास। आप लिखोगे ब्राज़ील 5 टाइम्स, ब्राज़ील 5 टाइम्स, ठीक है, ब्राज़ील की 5 टाइम्स, ठीक हो गया। अभी लिख तो फीफा बना कब है, 1904 में फीफा फाउंड किया गया था, जगह होगी आपके पास। और फर्स्ट ये प्ले हुआ है 1930 में। पहला मैच कब होता है, 1930 में। अब ये सुनना है कि यूरागोई में हुआ और यूरागोई ने वॉन किया था। अब इनको रिपीट किया करें, ठीक है, और ये हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब आप पिछले पेपर्स करेंगे ना, जिन जिन लोगों की क्लासेस रहती हैं उनसे गुजारिश ये है कि वो रिकॉर्डिंग सुन के अपनी क्लासेस का काम कर लें, बुक्स मंगवा लें और उसके ऊपर अपना काम करें। एक दिन में 2-2 क्लासेस भी आप सुनेंगे तो आपकी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से काम करवाया हुआ है। तो आप मुझे ना रिपोर्ट किया करें कि सर ये मसला आ रहा है, तो इस तरीके से हम काम करें। जितना आप फेमिलियर होंगे उतनी चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी, जितना आप अनफेमिलियर रहेंगे या दूर दूर भागेंगे तो उतना ये पीपीएससी भी दूर दूर भागती है, ठीक है। एक चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि लैसल इंसान इल्ला मासा, और ये इसके ऊपर इतनी कोई फिलॉसफी है ना, आपकी पूरी दुनिया इसके ऊपर है कि इंसान को वो कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। इंसान के लिए हमेशा वो कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आप इसके ऊपर टाइम लगाओगे, कोशिश करोगे, स्ट्रगल करोगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें गारंटी है अल्लाह ताला आपको आसानी करेंगे।
आप देखना कि ये नॉलेज ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा। अब फीफा की बातें हैं, ईयू की बातें अभी शुरू शुरू में मुश्किल लगती हैं, ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल लगती हैं, लेकिन जितनी आप कोशिश करोगे, जितने आप परसिस्टेंट रहोगे, उतनी आपके लिए फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी। तो वो जो आयत नंबर अगर कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़े वाशगाफ अल्फाज में बता दिया हुआ है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ फिलॉसफी है, में मजाक नहीं है। ठीक है, तो हमारा इतना मकसद बनता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर आपके जो 4-5 टास्क हैं उनको आप किया करें, वीडियो बनाएं, ठीक है, सुने मतलब नोट्स बनाएं और इनको रिवाइज करें। अब आपका काम 2025 के तकरीबन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़े बहुत जीके के पोर्शन। अब आपका काम बढ़ गया। जो ये कहेंगे ना कि सर टाइम थोड़ा होता है या काम थोड़ा होता है, नहीं, अगर इतना काम हमने लिखा हुआ है ऊपर, इनमें से जो भूलता है ना, इसका मतलब है हमारा काम रहता है। इसमें से हमारा काम भूलना नहीं चाहिए। अगर भूलने लगे तो आप इसी को रिवाइज करते रहें। जिस तरह वो बच्चे को कहते हैं ना कि 10 दफ़ा ABC लिखो तो उसको आना शुरू हो जाती, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा काम किया करें और मुझे बताया करें कि ये मसला आ रहा है, हम इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे है जी हमारा पेपर नंबर, नेक्स्ट निकाल लें आप। इसका भी जूनियर क्लर्क का पेपर है 2013 में, 213 पेपर। ओके जी, निकाल लिया सब ने? गुड। यहाँ तक किसी को मसला है? मसले मसाइल नहीं रखने, टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी, फीफा HQ ज्यूरिक है। ज्यूरिक कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। चलो, पेपर है जी 213। सवाल नंबर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मंगोल इन्वेजन। कहाँ से? मंगोल इन्वेजन। इसकी जो लेंथ है वो है तकरीबन 21,000 किलोमीटर, 21,196, बिल्कुल ये एग्जैक्ट बनती है, 21,196 किलोमीटर है ये। अच्छा, ये जो चाइनीज़ है ना, चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है ये क्लोज्ड सोसाइटी है। दो तरह की सोसाइटीज़ होती हैं, एक ओपन सोसाइटी होती है, एक क्लोज सोसाइटी होती है। ओपन सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें आप फॉरनर्स को या इमिग्रेंट्स को या दूसरे लोगों को इनविटेशन देते हैं, वो आते हैं और वो आपके साथ जो है वो आप उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। जिस तरह अमेरिका है, अमेरिका में आप देखेंगे जितने भी ये फॉरेन CEOs हैं वो इमिग्रेंट्स हैं, मतलब इंडियंस हैं, कोई जनाब कोरियंस हैं, कोई जापानीज़ हैं। क्या वजह है कि वो उनको बुलाते हैं और उनकी सोसाइटी ओपन है। तो चाइना जो है ना वो सदियों से क्लोज सोसाइटी रही है, क्योंकि उसकी इस वजह से, सिर्फ ये वॉल की वजह से, क्योंकि इन्वेड करते थे मंगोल्स, उस वजह से ये आगे निकले ही नहीं है। आज भी जो चाइनीज़ हैं अब जाके वो ओपन अप हो रहे हैं। पहले कल्चरल रेवोल्यूशन आती है, उस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन बनती है, उसके बाद ये ओपन अप होते हैं 2000 के बाद, 1980s के बाद। जब 1995 में WTO को इसने ज्वाइन किया था, तो तब ये ओपन अप होते हैं, एक्चुअली में बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो 21,196 किलोमीटर। अब ये यूनेस्को की हेरिटेज है। आप लिखोगे यूनेस्को हेरिटेज एडिड या यूनेस्को एडिड, तो 2007 में यूनेस्को साइट में इसको ऐड किया जाता है। 2007 में यूनेस्को में। कब किया जाता है जी? 2007 में। यूनेस्को क्या चीज़ है, मैंने बताया हुआ है आपको कि ये जो कल्चरल साइट्स होती हैं या हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए या उनके लिए काम करते हैं, तो उनको अपनी तहवील में लेते हैं या ऐड करते हैं लिस्ट में। तो ये 1945 में बनी थी यूनेस्को, इसके हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, आगे है हमारे पास IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, IMF आपको बताया था कि ये किस काम के लिए क्या काम करता है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या बेल आउट पैकेजेस देता है ना, जो कंट्री डिफॉल्ट कर रही हो। तो 1945 में 27 दिसंबर 1945 में ये ऑपरेशन स्टार्ट करता है। वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन में। और वाशिंगटन कहाँ पे है? और USA का कैपिटल कौन सा है? और IMF पाकिस्तान कब ज्वाइन करता है?
1950, 11 जुलाई 1950 में IMF जो है वो पाकिस्तान ज्वाइन करता है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है? जून में एंड होता है और जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई को। क्यों? एक मिथ ये भी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है दैट वाज इनॉग्रेटेड इन 1 जुलाई 1948 बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो शायद ये भी है, लेकिन एक जो फाइनेंस के लोग हैं वो इसके बारे में प्रॉपर वो बताएंगे भी। लेकिन इंडिया का कब होता है? इंडिया का मार्च में होता है। इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च में एंड होता है, मार्च फेब में एंड होता है, मार्च से स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये डिफरेंट होते हैं, जनवरी से नहीं होता। ठीक है, आ गया जी। व्हेन डिड ईरान साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT 1968 में? NPT 1968 में, NPT 1968 में आई थी और ईरान ने भी साइन कर ली थी। अब ईरान ने एक और चीज़ साइन की हुई है, JCPOA। आप लिखोगे JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ एक्शन, JCPOA 2015 2015 में 2015 में। ठीक है, आगे एक सवाल आता है कि जिस तरह हमने NPT को पढ़ा, इसी तरह हमने कल पढ़ा था CTBT, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। आप लिखोगे CTBT 1996 में एक्टिव होके बैठने, आँख कान खोल के। सही है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। CTBT कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996 में। ठीक है, चले आगे है जी। ब्राजील का कैपिटल कौन सा है जी? ब्राजीलिया। ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया। जो ब्यूनस एयर्स है ये किसका कैपिटल है? अर्जेंटीना का। जो डी ऑप्शन है इसके साथ आप लिखोगे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है जी, अर्जेंटीना। रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था? और आप लिखोगे 2016 ओलंपिक्स। रियो डी जेनेरियो में ये हुई थी। ये साओ पालो क्या है? हैं? ये ब्राजील का शहर। ब्यूनस अर्जेंटीना, रियो डी जेनेरियो के साथ लिखोगे 2016 ओलंपिक्स, 2016 ओलंपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटिस इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? प्लेट्यू कहते हैं तिब्बत प्लेट्यू। एक और भी है शंदूर पास। जो शंदूर पास है उसको भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। दो चीजें हैं जिनको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, एक तिब्बत प्लेट्यू और एक शंदूर पास। अच्छा, एक हिमालय जो है वो कितनी कंट्रीज में से है? हिमालय रेंज, हिमालय रेंज जो है वो कितनी कंट्रीज में से गुजरता है? 5। कौन कौन सी? नेपाल, भूटान, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। गुड। और जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की वो माउंट एवरेस्ट हिमालय में, हिमालय के नेपाल में। अब हिमालय जब पाकिस्तान में आता है तो इसकी हाईएस्ट कौन सी बनती है? नांगरपुर। तो ये चीज़ें मेमोराइज किया करें, बार बार रिवाइज करिए, ये हलवा है। जब इंटरेस्ट आप कनेक्ट करेंगे ना डॉट्स, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या चीज़ें। ठीक है, अब ये मुझे ये तैयार नहीं करनी पड़ती। अब मैं हो ना कि लेक्चर पहले पढ़ा और बना रेडी किया और ये किया वो किया, नो, ये रैंडमली थॉट्स आती हैं। वजह क्या है कि आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं जब आप पढ़ते हैं चीज़ें, तो इस तरह आप भी किया करें। हाँ जी, नांगा पर्वत, वेरी गुड। आगे है जी, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडोनेशिया? तो सुकार्नो। कौन होता है जी? सुकार्नो। अच्छा, इसने इंडिपेंडेंस ली थी फ्रॉम डच 17 अगस्त 1945 को। इंडिपेंडेंस फ्रॉम डच, डच इंडीज बेसिकली ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। डच जो होते हैं ना, नीदरलैंड वाले, ये भी कॉलोनाइज करते हैं। 17 अगस्त 1945 को आप लिखो इंडिपेंडेंस फ्रॉम डच, आगे लिख दो
August 17, 1945. Independence from Dutch, August 17, 1945. Independence from Dutch, August 17, 1945 में. ओके. अच्छा, ये जो ये पावर है ना, पुर्तगीज, फ्रांस, स्पेनिश और डच, ये नीदरलैंड, ये डच इंडीज जो है, ये डचेस जो है, ये सबसे पहले कॉलोनाइज करते हैं. ठीक है. अब ये आते हैं इधर मिडल ईस्ट, इधर क्या नाम है इनका, साउथ ईस्ट एशिया में, इसको डच इंडीज भी कहते हैं. ये जो इंडोनेशियन है, इसका पुराना नाम डच इंडीज भी है. अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे मिसालों का काम हो रहा होता है, स्पाइसेस का. ठीक है. अब इन्होंने ये वाई नेशंस फेल में लिखा हुआ है, वो कहता है कि यार इन्होंने इतना जुल्म किया कि यहाँ पे जो इनके लोकल कारीगर थे ना, उनको इन्होंने मार के यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाई थी. तो जब भी ये कॉलोनाइज करते हैं, कॉलोनाइज करने से सबसे पहले उनका कल्चर तबाह करते हैं, और उसके बाद जो उनकी लोकल इंडस्ट्री होती है उसको तबाह करते, ताकि ये हमारे मरहूने मिन्नत हो जाए. इसी तरह बड़े सगीर पाको हिंद में भी इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ख़राब किया. और इंडिगो, डच इंडीज़ में इंडिगो जो नील की पैदावार होती है ना, तो इसको भी इन्होंने ख़राब किया था. ठीक है. आजकल इसका कौन सा है प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया का, आप लिखो करंट सुबियांतो प्रबोवो, SUBIANTO, सुबियांतो प्रबोवो. करंट से मुराद आजकल 2025-26 में, कल तो चेंज भी हो सकता है. हाँ, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना होता है. अब हमें पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा नॉलेज एक्सपैंड हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता. ठीक है. सुबियांतो SUBIANTO, सुबियांतो प्रोबोवो PRUBOVO, प्रोबोवो. तो सुबियांतो प्रोबोवो आजकल है. जो महातीर साहब थे वो मलेशिया, लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स भी कहते हैं इंडोनेशिया को, बिल्कुल कहते हैं जी. और मैक्सिमम जो आइलैंड्स हैं वो स्वीडन में. हाँ, सबसे ज़्यादा आइलैंड. ओके जी. अकॉर्डिंग टू जर्मन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, विच गेम इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल गेम्स, में तो जिम्नास्टिक्स को मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है, जिम्नास्टिक्स. अच्छा, जिम्नास्टिक में एक सवाल आता है कि मोस्ट इंजरीज किस में होती हैं. आप लिखोगे मोस्ट इंजरीज, बस सिंपल इसके साथ लिख दो मोस्ट इंजरीज. तो मोस्ट इंजरीज किसके साथ होती हैं, जिम्नास्टिक्स में. अच्छा, स्विमिंग में एक टर्म यूज की जाती है, कौन बताएगा, बटरफ्लाई स्ट्रोक. लिखो बटरफ्लाई स्ट्रोक. स्विमिंग के साथ एक टर्म यूज होती है, बटरफ्लाई स्ट्रोक. ठीक है. स्ट्रोक या बटरफ्लाई, बटरफ्लाई लिख दो सिंपल. ठीक है. अब ये सवाल आता है कि जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है वो किस गेम के साथ है, स्विमिंग के साथ है. योर माइंड मस्ट बी वाइब्रेंट. ठीक है. चलो जी, नेक्स्ट पेपर. यहां तक किसी का इशू है तो बताएंगे. 214. यहां तक किसी का इशू होगा तो बताएंगे प्लीज. साथ साथ चलते जाएंगे, साथ साथ. जी मैडम, मैसेज कर दें आप, टेक्स्ट लिख दें. किसकी समझ नहीं आई. अच्छा ठीक है जी, स्पीड स्लो करते हैं, सॉरी. ठीक है जी, ठीक है, स्पीड स्लो है. आप हैंड लो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप ध्यान से इसको सुन भी लेना. और दूसरा क्या है कि आपको PDF में मिल जाएगी. थोड़ा सा हमने स्पीड बढ़ानी है. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी. ये मिल जाएगी रिकॉर्डिंग भी और वो भी, अभी घबराए नहीं, ये बाद में देखा करें आप. रूफ ऑफ द वर्ल्ड था क्वेश्चन नंबर 5, तो शंदूर पास और तिब्बत प्लेट्यू. नेक्स्ट पेपर निकाल लें जल्दी जल्दी, काम थोड़ा खींचना है हमने अब ना, इस वजह से मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है. अब शुरू में मैंने थोड़ा पोला हाथ रखा था कि तुम डर ना जाओ. अब थोड़ा काम मैंने खींचना है. सही है. ये ना अगले महीने हो ना कोई आए.
चलो, नहीं थोड़ा इसलिए कि हमें चीज़ों को कवर अप करना है ना, अब ये खेल खेल तो नहीं ना खेलते रहना। When did स्विट्जरलैंड डिक्लेयर इट्स नेशनल न्यूट्रल स्टेट? अच्छा, स्विट्जरलैंड आपने देखा है कि जो स्विट्जरलैंड है वहाँ सारे क्यों हेडक्वार्टर्स हैं? स्विट्जरलैंड ने अपने आप को 1815 में न्यूट्रल स्टेट डिक्लेयर किया था कि भाई 80 साइड थे, हम नहीं आते आपकी लड़ाइयों में, क्योंकि क्या था वहाँ पे कोई कम्युनिस्ट की तरफ जा रहा है, कोई कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है, कोई कौन सी फिलॉसफी के पीछे आ रहा है। तो स्विट्ज़रलैंड ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं। 1815 में इन्होंने कहा था। इसके कैपिटल का क्या नाम है जी स्विट्ज़रलैंड के? BERN, बर्न। ओके। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हॉग, नीदरलैंड में 26 जून 1945। इसके साथ लिखो 26 जून 1945 में इसने वर्किंग स्टार्ट की थी। 26 जून 1945 में, ठीक हो गया। ICJ। इसके कितने जजेस हैं? आप लिखो 15 जजेस, 9 ईयर्स टेनोर। 15 जजेस हैं और 9 ईयर्स का इनका टेन्योर होता है। 15 जजेस हैं। 2 लैंग्वेजेस हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखने जी 2 हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 हैं, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ें याद करने वाली हैं? एक तो 26 जून 1945, दूसरा आपने याद करना 15 जजेस फॉर 9 ईयर्स, और द हॉग में है, और 2 इसकी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन 1969 में? तो नोबेल प्राइज किसको मिला था? ILO। किसको? ILO कब बनती है? आप लिखोगे 1919 में। ILO के साथ लिखोगे 1919। ओके। WHO कब बनती है? 7 अप्रैल 1948 में। आप लिखोगे 7 अप्रैल 1948 WHO। और IAEA कब बनती है? 1957 में। 1957 में। और ICRC 1863 में। रेड क्रॉस 1863 में, ठीक है। 3 मिलते हैं, कौन कौन से? 17 में, 14 में, और 1973 में, 63 में, 100 साल बाद, ठीक है। ICRC 1863, ILO 1919, WHO 7 अप्रैल 1948, IAEA 1957, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवा दिया। तो फाउंडर ऑफ फेसबुक कौन है जी? जिंगरबर्गर, मार्क जिंगरबर्गर। कब बनती है ये? 2004 में। आप लिखोगे 2004। फिर आप लिखो FB डिप्लोमेसी। FB डिप्लोमेसी, फेसबुक डिप्लोमेसी, मतलब फेसबुक को उन्होंने डिप्लोमेसी मतलब ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज किया था 2008, ठीक है। अब जेफ बेजोस ने क्या किया हुआ है? Amazon। आप लिख दोगे Amazon। और स्टीव जॉब्स? एप्पल। स्टीव जॉब्स के साथ लिखेंगे एप्पल। और एलॉन मस्क? स्पेस एक्स। अब थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ना इन चीज़ों को, ताकि हमें पता चले। अच्छा, ये आप जब देखोगे ना, थोड़ा सा आप पढ़ोगे, आपको पता लगेगा कि ये कॉमन नॉलेज है। इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करेंगे, आपके पे नंबर आना शुरू हो जाएंगे। कोई इतनी रॉकेट साइंस कोई नहीं है ये। मैं पहले समझता था कि यार ये को बड़े को ब्रिलियंट लोग होते हैं कि पता नहीं क्या बंदे हैं जिनके टेस्ट पास होते हैं, साढ़े होने ही नहीं, ठीक है। तो मैं फिर जो जुड़े ना, मैं कह रहे थे गल ही कोई नहीं है। काम क्या है कि कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, कि 8 घंटे या 6 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, अन्य वाह। और स्मार्ट, ये स्मार्ट स्टडी है। आप ये जब 1 साल के पेपर्स करते हैं ना सारे, तो आपकी अब पता चला कि मैं कहता था कि 60 to 70% तैयारी हो जाती है, वो हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें तो हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, मैक्सिमम चीज़ें तो हम यहाँ पे याद कर लेते हैं, ठीक है। आगे है जी IOC,
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या इंटरनेशनल ओलंपिक कॉन्फ्रेंस, बल्कि कमेटी है यार, सी, ए ऑप्शन ए। कब बनती है ये? आप लिखोगे 23 जून 1894, 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉज़ैन। लॉज़ैन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। फ्रांस में? स्विट्जरलैंड में। 23 जून 1894 में आईओसी बनी और इसका HQ लॉज़ैन में है। और फर्स्ट ओलंपिक कब होती है मॉडर्न? 2 साल बाद 1896 में। आप लिखोगे फर्स्ट ओलंपिक 1896, फर्स्ट ओलंपिक 1896 में, ठीक है। अच्छा आज सही है, रहने दो। इन विच ईयर इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स ऑथोराइज्ड बाय यूएनसी टू मेंटेन पीस? तो ये है जी 2001 में। अच्छा ये बेसिकली होती क्या है? ये आपका जब 9/11 होता है ना, ठीक है, तो 9/11 के बाद अमेरिका वॉर अगेंस्ट टेररिज्म स्टार्ट करता है। तो ये उस वक्त बनाता है यूएनसी टू मेंटेन पीस इन अफगानिस्तान, और ये फोर्सेस अटैक करती हैं 7 अक्टूबर 2001 में। जो हम अमेरिकन फोर्सेस की बात करते हैं ना, वो ये यूएनसी होती है। ये अटैक करती हैं अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर 2001 में। नेटो ये सारी इकट्ठी होती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें जी। आज मेरा दिल है काम मुका देंगे। गुड हो गया। 3 रह गए, इसका मतलब और काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पेपर निकाल लें बच्चे। आवाज नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही यार? एलॉन मस्क है जी स्पेस एक्स एलॉन मस्क ने। ओके जी, थोड़ा सा एक्टिव और बहुत ज्यादा एक्टिव बल्कि। वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? कहां पे है? नेपाल। वाह। इसकी हाइट लिखें 88-48 मीटर। इसकी हाइट है 88-48 मीटर। ओके। अब आप लिखोगे हिमालयाज, HIMALAYS डैश कनेक्ट्स 5 कंट्रीज। पिछ वाला रिवाइज करते हैं ना, ठीक है, तो ये टेक्निक होती है। अच्छा पाकिस्तान में कौन सी है? आप लिखोगे K2, पाकिस्तान में लिखो K2 और उसके साथ छोटा सा लिख दो 611 मीटर। K2 एंड गुड। ऑर्गेनाइजेशन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर्ड, तो किसने किया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये कब अप्रूव हुआ था? कौन बताएगा? 10 दिसंबर। आप लिखोगे 10 दिसंबर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आप ये हुआ था 10 दिसंबर 1948 में। अब इसी वजह से जो 10 दिसंबर है उसको ह्यूमन राइट्स डे कहा जाता है। इसी वजह से 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे कहा जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अप्रूव होता है 10 दिसंबर को। यूनेस्को के साथ आप क्या लिखोगे? 1945 और पेरिस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ICJ के साथ क्या लिखेंगे? 1945 और द हॉग, HAGUE। पाकिस्तान में K2 है ना पाकिस्तान में, हाँ जी। तो हमने क्या लिखा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और UNHCR कब है जी? 10 दिसंबर 1948, ठीक है। उसके बाद हमने यूनेस्को के साथ लिखा 1945 पेरिस। उसके बाद हमने क्या लिखा? ICJ 1945 और द हाग नीदरलैंड में, ठीक है। रिपब्लिक किसने लिखी है?
ये तो बताया हुआ मैंने आपको। प्लेटो, अरिस्टोटल ने क्या किया था? अब आप लिखोगे अरिस्टोटल के साथ जस्टिस थ्योरी, जस्टिस के बारे में जो बात करता है ये जस्टिस थ्योरी की बात करता है, ठीक है। अच्छा आगे अरिस्टमिडस के साथ आप क्या लिखो? सबमरीन। अरिस्टमिडस ने सबमरीन का कॉन्सेप्ट दिया था, अरिस्टमिडस ने। ठीक है, अरिस्टमिडस ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? सबमरीन का, अरिस्टमिडस सबमरीन। गुड हो गया। हाँ जी वो भी है बिल्कुल, मैथमेटिक्स। आगे है जी स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे जो छोटा कॉन्टिनेंट है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है, ओशेनिया भी कहते हैं इसको, ओशेनिया भी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। 14 कंट्रीज हैं। कितने? अफ्रीका के साथ आप लिखोगे 54, एशिया के साथ आप लिखोगे 48, आप लिखो यूरोप और 44, 54 मेरे नाल में आगे कान खोल कर रखना। एशिया 48, साउथ अमेरिका या SA 12, नॉर्थ अमेरिका या NA 23। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया 14, अफ्रीका 54, एशिया 48, यूरोप 44, एस अमेरिका साउथ अमेरिका 12, नॉर्थ अमेरिका 23। चलो जी, विंडसर कासल कहां पे है? तो यूके में है, ठीक है। अब ये है नियर लंदन थेम्स रिवर, आप लिखोगे नियर लंदन थेम्स रिवर, ये लंदन में के नजदीक है और थेम्स रिवर के पास है, नियर लंदन थेम्स रिवर। आ गया ड्यूरिंग विच ईयर्स वाज ऑस्ट्रिया अंडर द कंट्रोल ऑफ जर्मनी? ऑस्ट्रिया 1938 से 1945 तक। क्यों? क्योंकि 1938-39 में हिटलर जो है वो ऑस्ट्रिया पे अटैक करता है, तो वो ऑस्ट्रिया इसके कंट्रोल में आ जाता है, तो 45 तक जो है यहाँ पे रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता। ऑस्ट्रिया का कैपिटल आप लिखोगे, ऑस्ट्रिया के नीचे लिख दो वियना, VINNA, वियना ऑस्ट्रिया है, और जर्मनी का बर्लिन है, ताकि हम लग दे थियरी रिवाइज कर लिए। तो हमने कोई मौका नहीं छोड़ना चीज़ें याद करने का। अफ्रीका 54 है। हाँ जी, जर्मनी का बर्लिन, अफ्रीका 54 कंट्रीज है, और वियना ऑस्ट्रिया, वियना VI। ओके हो गया। इन विच सिटी वाज द US अफगान तालिबान पीस एग्रीमेंट साइंड? तो दोहा, दोहा में हुआ। आप लिखोगे 29 फेब 2020, 29 फेब 2020, ठीक है। अच्छा एक और सवाल आता है कि तालिबान ओपन ऑफिस इन दोहा, आप लिखोगे तालिबान ओपन ऑफिस इन दोहा, तालिबान ओपन ऑफिस इन दोहा 2013 में, तालिबान ओपन ऑफिस इन दोहा तो 2013 में। एक सवाल आता है फॉल ऑफ काबुल, वेरी गुड, फॉल ऑफ काबुल 15 अगस्त 2021 में, फॉल ऑफ काबुल 15 अगस्त 2021, फॉल ऑफ काबुल 15 अगस्त 2021 में, वेरी गुड। दोहा कतर का कैपिटल है ना। वेयर इज द एंशियंट जिगरास्ट ऑफ उर लोकेटेड? तो ये कहाँ पे है? नसेरिया इराक में। और एरिको भी कहते हैं इसको, जोरैको, ये सारी ना ये ओल्ड सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया भी इसको कहते हैं। जो सिटी ऑफ उर है ना वो इराक में, जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, वो सिटी ऑफ उर में थे, ठीक है। आप इसके साथ लिख दो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया इराक में है, मेसोपोटामिया। एक कल हमने पढ़ा है, उस देखता हूँ आपको आता है या नहीं। एक और सिटी इराक में हमने कल पढ़ा था, हाथ खड़ा करेंगे जिसको आता है। इराक में एक और हमने पढ़ा था,
एक मैंने आपको उसके साथ लिखाया भी था कि मेसोपोटामिया। हैंड रेज करेंगे जिसको आता है। हाँ जी, इन चार्ट मारिए, मार दे मार दे मार दे। नहीं नहीं इंज नहीं, तीन पैनी सही थे मार। नहीं नहीं मार मार इन मार। हाँ, बहुत देर डाडी नहीं मारनी। बेबीलोन, बेबीलोन, बेबीलोन पढ़ा ना हमने, बख्त नसर है बेबीलोन का, ठीक है। इराक का नाम मेसोपोटामिया, बेबीलोन, और इसको कहते हैं मेसोपोटामिया लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। कोई नहीं खैर है, ठीक हो गया। याद किया करें, अगेन अगेन रिपीट किया करें, फिर तुम मैंने मौका देंगे हो शो मारन का। ठीक है, फिर कहते हो कि उस्ताद ज़्यादा शो मारता है, तो फिर मुझे मौका ना दिया करें ना, खुद भी याद किया करें। अच्छा आ गया जी डूम्सडे वॉल्ट। ये क्या है जी? सेल्वर्ट नॉर्थवे, ये जगह का नाम है, ठंडा इलाका है ये, ठंडा। कैपिटल मोनाको, मोनाको सिटी। मैं असल में ना जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट रह गया, तो न्यू जी सुमेरियन सिविलाइजेशन भी है, वेरी गुड। हाँ, मोनाको फ्रांस के बिल्कुल साथ है। ये ना यहाँ पे जो आपकी नहीं होती वो रेसी, वो कौन सी, किसको क्या कहते हैं, फार्मूला, फार्मूला 1 रेस, हाँ फार्मूला 1। अच्छा मोनाको, मोनाको सिटी हो गया। सार का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अब आप सारी बातें यहाँ पे खुद लिखेंगे। 1985, 8 मेंबर, 8 दिसंबर को बनी। हेडक्वार्टर काठमांडू। इसका फाउंडर कौन है? ज़ियाउर रहमान, वेरी गुड। और फर्स्ट एसजी, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल अब्दुल एहसन। करंट एसजी गुलाम सरवर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। पीपीएससी तो शाही कोई नहीं। चलो जी, अभी आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ बच्चे, आप 1 मिनट में ज्वाइन करेंगे, इतने में 2 मिनट हम भी ब्रेक करते हैं। थोड़ी सी स्पीड मैंने ज़्यादा रखी हुई है क्योंकि काम हमने ज़्यादा करना है ना, इस वजह से बात को समझा करें, नाराज़ नहीं होना।